तो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 26। चैप्टर नंबर 1 से 25 तक हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। और ये हम लोग सीरीज चला रहे हैं झारखंड एसएससी सीजीएल को देखते हुए। यह सीरीज जो है स्टार्ट किया गया था उड़ान पब्लिकेशन का झारखंड स्पेशल, ठीक है, जो न्यू अपडेट बुक आया था अगस्त 2023 तक, उससे हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है कि संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होता है? तो किस जिले में लागू नहीं होता है? तो रांची में लागू नहीं होता है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत कृषि वर्ष की परिभाषा के तहत शामिल है। कौन से परिभाषा के तहत शामिल है? तो ये शामिल है, पहला ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि जहाँ बंगला ठीक है साल चलता है वहाँ प्रथम वैशाख से प्रारंभ होने वाला वर्ष है ये सही है। दूसरा है कि जहाँ फासली ठीक है जहाँ फसली साल चलता है वहाँ प्रथम आश्विन से प्रारंभ होने वाला वर्ष है ये भी सही है। तीसरा जो कथन है वो आपका दिया गया है कि जहाँ कृषि प्रयोजन के लिए कोई अन्य वर्ष चलता है वही वर्ष है, ठीक है, तो ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी कथन क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो किसी खास किसी खास ग्राम में ग्राम प्रधान की जो नियुक्ति किया जाता है वो किया जाता है किसके द्वारा? तो नियुक्ति जो है वो किया जाता है जिले के उपायुक्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका कि संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु गांव के कितने रैयतों की सहमति आवश्यक है? तो जो है रैयतों की सहमति आवश्यक है वो आपका 2/3, ठीक है, 2/3 रैयतों की सहमति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत रैयतों के वर्ग का निर्धारण किया गया था? तो रैयतों के वर्ग का निर्धारण किया गया था धारा 12 के तहत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा के तहत किसी रैयतों को अपने घरेलू या कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए अपने जोत में बिना किसी प्रभार के ईंट व खपड़े बनाने का अधिकार होगा? किस धारा के तहत? तो धारा 15 के तहत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयतों को अपने निजी जोत पर वृक्ष लगाने, उसे काटने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार होगा? तो कौन सा धारा के अंतर्गत? तो ये जो है धारा 17 के अंतर्गत ये छूट होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत रैयती भूमि का विनिमय किया जा सकता है? तो रैयती भूमि का विनिमय किया जा सकता है धारा 23 के तहत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती पट्टे के जरिए किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो पट्टे के जरिए किए जाने का प्रावधान किया गया है धारा 27 के तहत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में धारा 33 के तहत कितने वर्षों को बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्त रद्द की जा सकती है? तो रद्द की जा सकती है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा के तहत किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि या खाली जोत के बंदोबस्त किसी गैर पहाड़ी व्यक्ति में साथ नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाता है आपका धारा 41 के तहत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एसपीटी एक्ट की किस धारा में परिभाषाओं का उल्लेख है? तो एसपीटी के किस धारा एक्ट में जो है वो परिभाषाओं का उल्लेख है? वो आपका धारा 4 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया हुआ है आपका कि ऐसे व्यक्तियों जो आदिवासी या अर्ध आदिवासी जनजाति या जाति से है तथा जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए एसटीपी एक्ट की धारा 4 के किस अनुसूची के तहत उल्लेखित है ये? तो ये उल्लेखित है एसटीपी के धारा अनुसूची
ख के तहत ये जो है वो उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न है वो है आपका कि किसी खास ग्राम का तात्पर्य क्या है। तो खास ग्राम का जो तात्पर्य है वो आपका न तो मूल रैयत हो और न ही उस समय के लिए कोई ग्राम प्रमुख हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दोनों क्या है तो सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम प्रमुख और मूल रैयत का उल्लेख एसटीपी एक्ट के किस अध्याय में है। तो एसटीपी के अध्याय जो है वो किस में है, तो वह अध्याय 2 में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न दिया गया है कि खाली जोत जो है वो क्या है। तो खाली जोत जो है वो परिव्यक्त, ठीक है, परित्यक्त जोत है और ऐसे जोत जिसका रैयत बिना उत्तराधिकारी छोड़ मर गया हो, इस, ठीक है। यदि किसी ग्राम को जो खास नहीं है का ग्राम प्रधान मर जाए तो ग्राम का जमींदार इस घटना के कितने माह के भीतर नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु उपायुक्त को आवेदन देना होगा। तो यह आवेदन देना होगा 3 माह के भीतर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन जो है वह सत्य कथन है, ठीक है। तो असत्य कथन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धारा 10 के किसी जमीन का मूल रैयती जो समझा नहीं जाता, ठीक है, समझा नहीं जाना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि एसटीपी एक्ट के अध्याय 3 के संदर्भ में निम्न कथनों पर कथन जो है वो सत्य कौन सा है ये बताना है। तो सत्य कथन जो है वो पहला कथन दिया गया है वो है कि धारा 12 के में रैयतों के 3 वर्गों का उल्लेख है, निवासी जमींदार, ठीक है, जामंदी रैयत, गैर निवासी जामंदी रैयत तथा नए रैयत, ये सही है। दूसरा का ऑप्शन दिया गया है वो है आपका कि धारा 13 रैयत में भूमि के उपयोग संबंधी अधिकार है, तो यह सही है। तीसरा कथन है कि धारा 15 ईंट और खपड़े बनाने के संबंध में रैयतों का अधिकार है, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी जो है वो कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दिया गया है कि धारा 17 में अपनी निजी जोत के वृक्षों पर रैयत के अधिकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर सत्य कौन सा है। तो निम्न कथन जो सत्य है पहला कथन दिया गया है वो है कि रैयतों को अपनी जोत के स्थित किन्हीं वृक्षों या बांस के फूल फल तथा उत्पादनों का उपयोग के साथ ही बिना शुल्क के लाभ उपजने या रेशम कीट का पालन का अधिकार होगा, तो ये सही है पहला कथन। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि रैयत अपनी जोत की किसी भूमि पर वृक्ष उद्यान और बांस लगा सकता है, उन्हें काट कर गिरा सकता है तथा उसका उपयोग कर सकता है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है वो है कि परंतु रैयत अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के बिना ऐसी जोत पर स्थिति वृक्ष नहीं काट सकता है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी कथन जो है वो क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण का एसटीपी एक्ट की किस धारा के उल्लेख है। तो एसटीपी के धारा 19 में इसका उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैयत के अधिकार के हस्तांतरण का उल्लेख एसटीपी एक्ट की धारा किस में है। तो एसटीपी एक्ट की धारा 20 में इसका उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर आदिवासी रैयत द्वारा रैयती भूमि का हस्तांतरण का उल्लेख एसटीपी एक्ट की किस धारा में है। तो एसटीपी एक्ट की धारा 21 में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न दिया गया वो है आपका कि धारा 22 में रैयतों द्वारा न्यास पर किसी के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र दिए जाने के संदर्भ में सत्य जो कथन है वो कौन सा है। तो सत्य जो कथन है पहला दिया गया है, पहला कथन है कि कोई रैयत अपनी भूमि रजिस्ट्री डाक द्वारा ग्राम प्रमुख जमींदार अनुमंडल प्राधिकारी को सूचना देकर न्यास पर जोतने के लिए अस्थायी रूप से दे सकता है, तो ये सही है पहला कथन। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि गांव से रैयत की अस्थायी अनुपस्थिति, उसकी बीमारी या शारीरिक अक्षमता, हल बैल की क्षति या रैयत को ठीक है नाबालिग या विधवा होने की दशा में जैसी परिस्थितियां हैं, तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दोनों जो कथन है वो सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि रैयती भूमि का बदलने एसटीपी एक्ट की धारा किस में उल्लेखित है। तो ये जो है उल्लेखित है धारा 23 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है कि धारा 27 में बंजर भूमि की बंदोबस्ती निहित प्रपत्र पट्टे के द्वारा की जाएगी, जिसकी कितनी प्रतियां तैयार होगी। तो वो जो है आपका 4 प्रतियां तैयार होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन बंदोबस्ती के उद्देश्य में किसी खाली जोत का उपविभाजन नहीं किए जाने पर उल्लेख एसटीपी एक्ट के किस धारा में है। तो एसटीपी एक्ट के धारा जो है वो 30 में इसका उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि एसटीपी एक्ट की धारा 34 में उल्लेखित किसके द्वारा बंजर भूमि को जाहिर खान शमशान कब्रिस्तान के लिए अलग किया जाता है। तो ये अलग किया जाता है आपका पहला दिया गया आपका कि ग्राम प्रधान, दूसरा है भूस्वामी, तीसरा है अनुमंडल पदाधिकारी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर, उपायुक्त के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अगला प्रश्न है कि एसटीपी एक्ट की किस धारा में रैयतों का मवेशी चराने का अधिकार उल्लेखित है। तो मवेशी चराने का अधिकार जो उल्लेखित है वो किस धारा में, तो धारा 37 के तहत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। एसटीपी एक्ट की किस धारा में लगान हो लिंडो पर प्रथम प्रभार होने का उल्लेख है। ठीक है, एसटीपी एक्ट की किस धारा में लगान होल्डिंगो, ठीक है, होल्डिंगो पर प्रथम प्रभार होने का उल्लेख है। तो ये उल्लेख है आपका धारा 37 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी, ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, धारा 49 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि एसटीपी एक्ट की किस धारा में उल्लेखित प्रत्येक रैयत को लगान का लेखा रखना जो है वो अनिवार्य होगा। ठीक है, एसटीपी एक्ट के किस धारा में उल्लिखित प्रत्येक रैयत को लगान का लेखा रखना जो है अनिवार्य होगा। तो ये धारा 46 के तहत जो है वह इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एसटीपी एक्ट की धारा 48 में उल्लिखित रसीदों या उल्लेखों का प्रपत्र जो है किसके द्वारा तैयार कराया जाएगा और इसमें किसके कार्यालय में रखा जाएगा। तो तैयार जो है कराया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, और रखा जाएगा अनुमंडल कार्यालय में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया गया कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, धारा 57 में बेदखली। तो ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपीलों के लिए परिसीमा संबंधी उल्लेख एसटीपी एक्ट के किस धारा में है। ठीक है, अपीलों के लिए परिसीमा संबंधी उल्लेख एसटीपी एक्ट की धारा किस में है, तो आपका धारा 66 में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये 35 नंबर क्वेश्चन कि अर्थदंड यानी कि जुर्माना का उल्लेख एसटीपी एक्ट की इस धारा में है। तो जुर्माना का जो उल्लेख है वो धारा 67 में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोग चैप्टर नंबर 26 जो है इस वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो वहाँ से जा करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।